बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की रोजगार पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश बुक, जिसमें हमने पहला चैप्टर देखा भारतीय इतिहास। उसके सभी पार्ट को कवर किया जो हमारे पेट के पाठ्यक्रम के अनुसार दिए हुए हैं। उसमें हमने क्वेश्चंस को भी देखे। आइए सेकंड चैप्टर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। राष्ट्र एक भावनात्मक या अमूर्त इकाई है। जब किसी राष्ट्र के लोगों के रीति रिवाज, परंपरा, विरासत या संस्कृति आदि के आधार पर एकता का बोध हो, इन सभी कारणों से, तो ये भावना राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। आइए भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं देखते हैं। क्या है? आधुनिक शिक्षा व मध्य वर्ग का उदय, रेलवे, डाक तार जैसे तीव्र संचार व परिवहन व्यवस्थाओं की स्थापना, प्रेस व साहित्य की भूमिका, आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, भारत में गौरवमयी अतीत की खोज, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन व विवेकानंद जैसे विचारों की प्रेरणा, वायसराय लिटन व कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, इल्बर्ट बिल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक सुधार का प्रसार, मध्य वर्ग का उदय होना, ब्रिटिश शासक के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दे दिया। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्या है? आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राष्ट्रवादी राजनीति दृष्टिकोण प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण कौन सा है? 1885 से 1905 तक। द्वितीय चरण 1905 से 1919। तृतीय चरण 1919 से 1947। ये तृतीय चरण भारत गांधी युग भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जो 1885 में स्थापित की गई थी। इस संस्था को प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्य की सीमाओं का भी विस्तार कर चुका था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यह संस्थान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उदारवादी गुट का सृजन हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य पर कार्य किया था। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं और उनका क्या क्या कार्यकाल रहा है। औपनिवेशिक शासक के दौरान अपनी मांग रखने के लिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया 1830 के दशक से ही शुरू हुई थी, किंतु आरंभ में इस संगठनों का नेतृत्व वर्गीय स्वार्थी हितों पर आधारित था। किंतु 1870 का दशक आते आते संगठनों की स्थापना व नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग के लोग करने लगे। आरंभ में इसमें क्षेत्रीयता का भाव अधिक था, यानी सब अपने अपने क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी व मद्रास महाजन सभा जैसी संस्थाएं बनी। किंतु धीरे धीरे राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि एक बृहद राष्ट्रीय मंच स्थापित हो। इसी की प्रणनीति अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई। कब की गई? 1837 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई। यह संगठन जमींदारों के हितों की रक्षा को समर्पित था। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी था। याद रखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1837 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटेन में भारतीय जमींदारों के हितों को सरकार से अवगत कराने हेतु 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी
ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी पेट में क्वेश्चन पूछा था, इनको याद रखिएगा। इनका लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। नेक्स्ट क्या है, 1870 में रनाल्डे वसुदेव व एस चिपलुकर जोशी के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में रनाल्डे वसुदेव एवं एस चिपलुकर जोशी के द्वारा की गई थी। क्या है इसमें, एक सामाजिक राजनीतिक संगठन और सरकार व जनता के बीच सेतु के रूप में सामने आया। यह इस संस्थान ने पहली बार 1875 में ब्रिटिश संसद के समक्ष भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की मांग की। नेक्स्ट क्या, 1875 में शिशिर घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब तथा केटी तेगलन के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट जरूर करिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी, यानी कि जो रिटायर हो चुके थे अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्ट्यूम ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। इसके पहले ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ अलग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। माइनर से अंतर है, लेकिन भ्रम पैदा कर सकता है। इसका प्रथम अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होने वाला था, परंतु प्लेग फैल जाने के कारण इसे बदलकर बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में चुना गया। इसका प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील ही शामिल थे, जो पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होने का गौरव वोमेश चंद बनर्जी को ही प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इस सम्मेलन में कुल 343 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कम से कम पाँच तक तो आपको याद ही होना चाहिए। पहले की अध्यक्षता वोमेश बनर्जी ने किया, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इनके समय में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने। जॉर्ज यूले पहले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने, यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष पहले कौन बने थे? जॉर्ज यूले ही बने हैं। याद रखिएगा, इस अधिवेशन में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है। इसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई थी। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया और बाद में
कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विलियम बैडनबर्ग ने ह्यूम की जीवनी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देखते हैं। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी द्वारा सुझाया गया था और इन्हीं के कहने पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। कभी कभी आप मिलान के लिए भी आ जाता है, कौन नहीं है, नहीं याद रखिएगा। कभी भी प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिया था। कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणियां दी गई हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। किन लोगों ने क्या क्या कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, सर सैयद अहमद खान द्वारा बोला गया। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्वनी कुमार द्वारा ये बोला गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कांग्रेस के लिए कहा गया है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये डफरिन द्वारा कहा गया है। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ न मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने कहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हैं, किस वर्ष में, और उनके अध्यक्ष कौन थे और उसका तथ्य जो इम्पोर्टेंट है उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 1885 में स्थापना हुई। बम्बई में WC बनर्जी के अध्यक्ष बने, प्रथम हिंदू अध्यक्ष जो थे। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में किया गया, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने, प्रथम पारसी अध्यक्ष है। कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस में पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने, कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। सर सैयद अहमद ने इन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस से न जुड़ने की सलाह दी थी, फिर भी ये अध्यक्ष बने। आइए नेक्स्ट देखते। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूलिस के अध्यक्ष बने, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के कुल 4 यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 1905 में अधिवेशन हुआ बनारस में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले हैं। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया या स्वीकार किया गया। बहिष्कार प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जिसके अध्यक्ष थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर लिया, यानी कि 1905 में इसे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और पारित कर दिया गया 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1907 सूरत अधिवेशन, राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी गर्मपंथी में स्पष्ट हो गया था। पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, किंतु वहाँ तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण ये सूरत में हुआ। नेक्स्ट क्या है? 1916 लखनऊ समझौता, अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्ष थे। उदारवादियों व गर्म दल का मिलन हो गया तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता भी हो गया। 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ। नेक्स्ट क्या है? 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट जिनकी अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी ने किया इसकी अध्यक्षता। एकमात्र अधिवेशन जो गांधी जी द्वारा किया, जिसके गांधी जी अध्यक्ष बने, वो बेलगाम अधिवेशन है 1924 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 1925 कानपुर अधिवेशन,
सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी वो सरोजनी नायडू है। 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव इन्होंने ही लाया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्या 1930 प्रथम वर्ष जब कोई अधिवेशन नहीं, यानी 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखिएगा, किसानों के लिए आर्थिक नीति और मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हुआ था, जिसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट 1936 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन तथा किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में किया गया था फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु गांधी जी की असहमति के कारण परित्याग दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था किंतु उन्होंने अपना पद त्याग दिया? वो कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर बनाया गया। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? 1940 रामपुर अधिवेशन। 1940 में रामपुर अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र जिन्होंने सबसे ज़्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, जो रामपुर अधिवेशन में 1940 में आए थे पहली बार। 1946 मेरठ अधिवेशन, आचार्य JB कृपलानी। आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 1440 से 45 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे और लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने, यानी सबसे ज़्यादा अध्यक्षता इन्होंने ही की है। याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए इन्हें देखते हैं। क्या है? 1896 ईस्वी में पहली बार गर्मपंथियों के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। नेक्स्ट 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ था। आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को विकसित करने की सलाह दी, यानी कि उसको आगे न बढ़ाने की सलाह दी थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के लिए ही की गई थी। इसलिए जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद आप कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर दिया, अब नहीं होगा। 1955 ईस्वी में आवड़ी के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज का समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में क्या क्या हुआ? उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक रहा। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व यानी प्रारंभ में उदारवादी कहलाया, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना चाहते थे, यानी कि इनके जो इस समय के जो सदस्य थे वो लड़ाई झगड़ा न करके वो शांतिपूर्वक प्रस्ताव रख के
निवेदन करके, प्रतिवेदन, भाषण, लेखन, जो भी जैसे भी, वो सिर्फ मांग प्रस्तुत करके अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जिन्हें हम उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादियों की प्रारंभिक मांगों में राजनैतिक, आर्थिक व प्रशासनिक विषय शामिल किए गए, किंतु आरंभ में सामाजिक विषय को शामिल नहीं किए गए, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की स्थिति उभर सकती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक समीक्षा उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, क्योंकि आर.सी. दत्त व नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जैसे विचारकों ने भारत की गरीबी, भूखमरी व अकालों का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना है। उदारवादियों की मांगे, उदारवादी जो भी सदस्य थे उनकी क्या क्या मांगे थी? प्रशासनिक व राजनैतिक मांगों में सिविल सेवा व भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने गए सदस्यों की सहभागिता की मांग की। नेक्स्ट क्या मांग की? न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों में पृथक किया जाए। नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रचार तथा तकनीकी उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। सिंचाई योजना, कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी। उदारवादी में नेता कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दिनसा वाचा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखिएगा, इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष, जब अध्यक्षता की गई थी बॉम्बे में, उसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपके पेट में पूछा भी था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली नामक पत्र निकाला। इंडियन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। इंडिया इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य भी बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। यानी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और ये ब्रिटेन के संसद के सदस्य भी बने थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उग्रवादियों ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह नेतृत्व भिक्षुक की तरह है, भिक्षुक यानी भिखारियों की तरह है। यह कोई उपलब्धि हासिल न कर सका और साथ ही कांग्रेस को 3 दिवसीय तमाशा बना के रख दिया है। ये उग्रवादियों द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट चरण 1905 से 1913 तक उग्रवादियों का चरण माना जाता है, जो उदारवादी की असफलता के बाद मुख्यतः युवा वर्ग था, वो गैर संवैधानिक तरीकों से अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना, इसलिए वे उग्रवादी कहलाए। आइए उग्रवादियों के बारे में देखते हैं। इन उग्रवादी नेताओं में उग्र राष्ट्र को जन्म देने वाले प्रमुख कारण रहे हैं, जिनमें से गौरवमयी अतीत की खोज, 1896 से 1900 ईस्वी के बीच भयंकर जो अकाल, फिर दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन किया गया जिसमें भारी मात्रा में धन का खर्च किया गया। विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा मिली, उनके विचार मिले। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कारण रहे। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे समय तक उन्हें जेल में डाल दिया गया, सजा दे दी गई। ब्रिटिश सरकारी की दमनकारी जो नीतियां थी
वो भी उग्रवादियों को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण है। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव था। उग्रवादी मूलतः पुनर्स्थापनावादी थे, अर्थात अपने प्राचीन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमीकरण व अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और स्वदेशी का समर्थन किया। उग्रवादी भारत के आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजों की भूमिका नहीं स्वीकारते थे। इसी बीच जब 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का निर्णय हुआ तो उदारवादी इसे केवल बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे। इस बढ़ते मतभेद के अंत 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया। अतंतर उग्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ये उग्रवादियों का कहना था। उसके लिए स्वावलंबन यानी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वावलंबन संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने के लिए अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन की संज्ञा यानी माना है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसको देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादियों के 3 प्रमुख नेता हैं, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल बाल पाल उग्रवादी नेता हैं, ठीक है। तिलक ने केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। ये पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारे भी पूछे जाते हैं। पिछली बार पेट के क्वेश्चन में महात्मा गांधी जी का नारा पूछा गया था, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक कहा है। अरविंद घोष ने न्यू लैंड फॉर द ओल्ड्स नामक चर्चित लेख लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखा। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की सबसे लोकप्रिय बुक है डिवाइन लाइफ। पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। लाल बाल पाल को उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा गया है। लाला लाजपत राय ने द पीपुल व यंग इंडिया नामक पत्रों का लेखन किया है। लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली अध्यक्षा की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव एंड्रयू फ्रेजर ने रखा था, जो 1905 में विलियम बर्ट के दिमागी उपज थी। ये पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी, तो याद रखिएगा विलियम बर्ट के दिमाग की उपज थी। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 1930 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया, जिसका राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया था। इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था। इस चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का ही इसलिए ही निर्णय लिया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम जो भी वहाँ के महत्वपूर्ण भाग हैं वो अलग हो जाएं। जो संगठन बने हुए हैं इसको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया था। बंगाल विभाजन में एक और कारण हिंदू व मुस्लिम में धार्मिक आधार पर विभाजन करना था, ताकि इनकी एकता में विघटन हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बंगाल के जो विशिष्ट क्षेत्र व प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बनाते हुए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कर्जन की वास्तविक मंशा फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था।
विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि शामिल थे, जहां की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान, 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। नेक्स्ट क्या है, विभाजन। बंगाल का जो दूसरा भाग था, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे, जिसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान इसमें शामिल थे। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और हिंदू मुसलमान एकता के लिए रक्षाबंधन दिवस यानी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और समस्त बंगाल में सभा समितियों के माध्यम से विरोध का प्रदर्शन किया गया। लोगों ने उपवास रखा, भूख हड़ताल की, वंदे मातरम के गीत गाए और एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का प्रतीक बनाया। सभी राष्ट्रवादी नेताओं व संस्थाओं ने बंग भंग का विरोध किया, यानी बंगाल विभाजन का विरोध किया, किंतु 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह एक निर्मम भूल है। कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। नेक्स्ट क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला 1912 में गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में लिया, जिसमें जमींदार, शहरी वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र, महिलाएं आदि शामिल थे। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। महात्मा गांधी ने कहा, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 10 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल को लाया गया। बंग भंग के विरोध में शीघ्र ही 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा। वस्तुतः स्वदेशी विचारधारा तो 19वीं सदी के अंत में ही प्रचलित हो चली थी, किंतु अब इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेज खोले गए, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटेड आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंद लाल घोष को दी गई थी। कृष्ण कुमार मित्र ने पहली पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रचार किया और शीघ्र ही स्वदेश आंदोलन बंगाल से बाहर भी प्रसारित होने लगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा क्षेत्र था, उसमें नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे। पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह थे। मुंबई से बाल गंगाधर तिलक, मद्रास से सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई थे और दिल्ली से मिर्ज़ा हैदर थे। ये कभी कभी डायरेक्ट मिलान करने के लिए पूछ देता है, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1906 ईस्वी में जब बारीसाल नामक स्थान पर अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में शोषणकारी करों के विरोध में शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठी चार्ज कराया और कुछ विद्वान इसे बंगाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। बंग भंग का भारी विरोध देखते हुए अंततः 1911 ईस्वी में यह निर्णय वापस लेना पड़ा
और इसी वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय। इस दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण अलग अलग क्षेत्र में प्रशासनिक शोषण और अधिकारियों का दुर्व्यवहार रहा है। 1856 ईस्वी में एक छोटे अफ्रीकी राष्ट्र अबिसिनिया इथियोपिया द्वारा इटली को पराजित करना, 1805 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना इम्पोर्टेंट रहा, जो कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में इन्होंने विरोध किया, परंतु माफ़ी मांगने के बाद इन्हें 18 माह की सज़ा सुनाई गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड एंड एम हार्ट्स की 22 जून 1897 ईस्वी की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, क्योंकि फ्लैग की जांच करने के बहाने युवाओं का ये शोषण कर जा रहे थे और चापेकर बंधुओं को बाद में फांसी की सज़ा भी हो गई। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंगफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और असफल रहने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद माने जाते हैं, यानी कि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई, जो कि सबसे कम उम्र के युवा शहीद बने। 1915 से 16 में जब राजनैतिक डकैतियां अपने चरम पर थीं, तो बालसोर में पुलिन मुखर्जी व बाधा जतिन शहीद हो गए। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की, जिसे मित्र मेला भी कहा जाता है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 में बना या शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल में प्रकाशन हुआ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा युगांतर आदि पत्र निकाले गए। बंगाल में एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी ने बनाई। 22 दिसंबर 1912 को गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। इस बार गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना गया। इसके अतिरिक्त संध्या व काल भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र थे। बारिंद्र घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर भारतीय क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक मानी गई है। बाद में सचिंद्र संथाल की पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारियों का अनिवार्य पुस्तक माना जाता है, यानी कि क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक भवानी मंदिर जो बरिंद्रनाथ घोष द्वारा रचित है, दूसरी सचिंद्र संथाल द्वारा बंदी जीवन जो क्रांतिकारियों के लिए इम्पोर्टेंट मानी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। अजीत सिंह ने लाहौर में अजुम्बे मुहिम बाने वतन नामक एक संस्थान की स्थापना की तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला। भारत माता नाम से अखबार अजीत सिंह ने निकाला। प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने बम और पिस्तौल की रणनीति से अंग्रेजों में यह भय स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। कुछ युवाओं को क्रांतिकारिता से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक तथ्यों का भी सहारा लिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर भी गतिविधियां जारी नहीं, कौन कौन थी आइए देखते हैं। 1905 ईस्वी में
लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारिता को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता था। मदन लाल ढेंगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संगठन के सदस्य थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। बर्लिन जर्मनी उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन में से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाल हृदयलाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में लाल हरदयाल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही काबुल यानी अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी भारत का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस तथा जर्मनी ने मान्यता प्राप्त की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल वायली की लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ढेंगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत सजाए काला पानी दी गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्यामजी वर्मा एक अन्य सहयोगी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहते हैं, भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी को कहते हैं, ने 1902 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका के आदि विभिन्न देशों में प्रचार के लिए भारत को छोड़ दिया। मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से समन्वय की भूमिका निभाई और अपनी गतिविधियों का केंद्र पेरिस को चुना। इन्हें सफलता तब मिली जब इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सम्मेलन में भीकाजी कामा ने ब्रिटिश शासक के दुष्परिणामों के बारे में भाषण दिए, विचार रखे। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। भारत देश के बाहर स्टुटगार्ट सम्मेलन में कोई अगर भारतीय झंडा फहराया था, वो पहली महिला मैडम कामा थी जिन्होंने हरा, पीला, लाल रंग का फहराया था। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र निकाला तथा पेरिस में ही रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों से ये जुड़ी रही। भारत से बाहर रहे क्रांतिकारी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अफगानिस्तान तथा जर्मनी आदि देशों में रहे हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने चलाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को में लाला हृदयलाल की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें सोहनलाल भकना द्वारा स्थापित हिंद एसोसिएशन के प्रमुख भूमिका निभाई। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे, इसमें शामिल थे। रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकानाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता कौन कौन से थे? रामचंद्र मोहम्मद, नरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहनलाल भकना, करतार सिंह, साराभाई, परमानंद, भगवान सिंह आदि इसमें शामिल थे। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की प्रमुख पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इस पत्रिका का पहला अंक हिंदी में प्रकाशित किया गया और आगे चलकर इसे कई भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया था। आइए देखते हैं गदर पार्टी का और क्या है मुख्य। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। गदर आंदोलन के नेताओं का मानना था कि भारतीय
दुर्दशा का मूल कारण भारत की गुलामी है, अतः क्रांति व सशस्त्र विद्रोह के बल पर इन्होंने पंजाब से ब्रिटिश सत्ता उन्मूलन का विचार रखा। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भी अलग थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल कौन सी पार्टी ने किया था? गदर पार्टी, गदर आंदोलन जिसके तहत हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग, इसकी क्या इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे, अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली दरबार क्या है। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की भी अनुमति प्रदान की थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं कामागाटमारू प्रकरण क्या है। 1914 कामागाटामारू प्रकरण यानी कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये कामागाटामारू जहाज है जो वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और कामागाटामारू यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु शोर कमेटी का गठन भी किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन 1915। आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1915 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की गई जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ वपिस्टा थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की। तिलक ने मराठी अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में पत्रिका के माध्यम से जन सामान्य व स्वशासन का राष्ट्रीय के विचारों का प्रचार किया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।